आर्या श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डीएलएड बीटीसी 4th सेमेस्टर के यह गणित विषय का लेक्चर, जिसमें आज हम लोग एक नए पाठ का शुरुआत करेंगे। इसके पहले हम लोग 9 अध्याय पूरा कर लिए हैं अपना। आज हम लोग 10वें पाठ के बारे में सीखेंगे, जिसका नाम वर्ग समीकरण अर्थात एक्स स्क्वायर बराबर के रूप में समीकरण वाले का हल और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का गुणनखंड विधि से इसका हल के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो आज इस 10वें पाठ में, जो कि आपके 10वें पाठ का ये पहला वीडियो है, इस तरीके से हम आपको लिए पूरी कोशिश करेंगे आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सवाल, ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट दे सकें। लेकिन आप लोग भी मेहनत ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप सबके लिए इतना मेहनत से वीडियो बनाया जा रहा है। सो आप लोग वीडियो को देख करके ज़रूर नोट्स बनाएं। आप लोग वीडियो को ज़रूर देखा करिए, चूँकि आपको कुछ न कुछ नई चीज़ सीखने को ज़रूर मिल जाएगा। हर वीडियो में आप जानते हैं बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हो सकता है कि आपको कुछ नई चीज़ मिल जाए, इसलिए आपको ज़रूर देखनी चाहिए। तो चलिए, और आज हम लोग शुरू करते हैं अपना वर्ग समीकरण के बारे में। तब उसके बाद अगले पद में चलेंगे कि एक्स स्क्वायर बी एक्स सी के रूप का गुणनखंड क्या होता है। तो पाठ को शुरू करने से पहले हम यही जानेंगे कि वर्ग समीकरण होता क्या है। तो आपके सामने लिखा गया वर्ग समीकरण। वर्ग समीकरण किसे कहते हैं? अब वर्ग जो होता है, आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, वर्ग एक द्विविमीय आकृति है। लेकिन हमें यहाँ उससे कोई रिलेटिव टॉपिक नहीं पढ़ना है। हमें समीकरण के बारे में पढ़ना है कि वर्ग समीकरण क्या होता है। तो आपने इसके पहले वीडियो में पढ़ा होगा, चौथे या 5वें पाठ के वीडियो में, जो हमारा समीकरण होता है उसमें हम समता सूचक चिन्ह लगाते हैं। अर्थात हमारा एक समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो आपको हम बता दें, जो हमारा वर्ग समीकरण होता है, उस वर्ग समीकरण में जो आपका ये व्यापक रूप होता है द्विघात समीकरण का, उस व्यापक रूप में जो आपका x वाला पद रहता है, मतलब x वाला जो आपका गुणांक पद रहता है, वह उसमें सम्मिलित नहीं रहेगा। केवल आपका उसमें a का गुणांक और c अर्थात a का अचर पद रहेगा, और उसमें एक वह पद रहेगा जिसका वो मतलब घात होगा। तो ऐसा समीकरण जिसमें x का अर्थात जो उसमें चर आपने प्रयुक्त किया है, आपने a प्रयुक्त किया है, b प्रयुक्त किया है, x प्रयुक्त किया है, y प्रयुक्त किया है, जो चर आप उसमें प्रयुक्त करेंगे अर्थात उपयोग करेंगे, उस चर का अधिकतम से अधिकतम जो घात होनी चाहिए वो केवल 2 घात हो। तो ऐसे समीकरण को हम लोग वर्ग समीकरण कहते हैं। ऐसा समीकरण जिसमें चर का जो प्रयुक्त किया गया है, अर्थात जैसे आपने x लिखा है, तो जिसमें x का अधिकतम घात केवल और केवल 2 हो, उस समीकरण को हम लोग वर्ग समीकरण कहते हैं। तो आपको याद रहे कि वर्ग समीकरण हमेशा द्विघात में होता है, और साथ में आपको ध्यान रहे, जैसे आपने लिखा है, देखो व्यापक रूप हमने लिख दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये आपने पढ़ा भी होगा, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। तो इस द्विघात समीकरण का ये जो व्यापक रूप है, इसमें आपका ये पद जो रहेगा, इसमें आपका ये वाला पद रहेगा, ये वाला आपको जो दिया हुआ है x वाला पद, ये आपको नहीं लिखा रहेगा। तो आप ध्यान से देखेंगे क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर
प्लस सी बराबर 0। तो यही आपका जो बन जाएगा एक वर्ग समीकरण के रूप में बन जाएगा। तो यहाँ से आपने देखा इसका जो मूल रूप अर्थात जो इसका व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप जो हमारा होता है वह व्यापक रूप होता है एक्स स्क्वायर बराबर के, एक्स स्क्वायर बराबर के। यहाँ पे एक्स आपका एक चर है, ये आपका जो ये के है वह एक स्थिरांक पद है। कौन सा पद है? स्थिरांक पद है, जिससे हम लोग इसका वैल्यू कांस्टेंट पद होगा, मतलब इसमें कोई चर प्रयुक्त नहीं किया रहेगा। जैसे आपने लिखा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे के मतलब कोई अचर पद रहेगा। ये आपको जैसे एक्स स्क्वायर 5, एक्स स्क्वायर बराबर 6, एक्स स्क्वायर बराबर 49, एक्स स्क्वायर बराबर 100, वाई स्क्वायर बराबर 90, मतलब इस तरीके से जो आपके समीकरण प्रयुक्त होंगे वो आपके जो कहलाएंगे वो आपके वर्ग समीकरण हो जाएंगे। क्लियर हुआ आपका? ठीक, चलिए अब आपने पहचान लिया इसका व्यापक रूप भी आपको याद होना चाहिए। इसका जो व्यापक रूप होता है वो ए एक्स स्क्वायर बराबर के होता है। अब यहाँ पे एक्स का गुणांक हो भी सकता है, एक्स का गुणांक नहीं हो सकता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपको ध्यान रहे, क्या ध्यान रहे कि इसमें जो आपने प्रयोग किया है अर्थात एक्स का प्रयोग किया है तो एक्स स्क्वायर का प्रयोग किया है तो एक्स नहीं रहेगा, वाई स्क्वायर का प्रयोग किया है तो वो वाई वाला जो उसका पद होगा वो नहीं रहेगा, बाकी अचर पद और उस द्वि घात वाले का गुणांक रह सकता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये आपका वर्ग समीकरण रहा, जिस समीकरण में जो चर प्रयुक्त किया गया उसका अधिकतम घात 2 हो उसे वर्ग समीकरण कहते हैं। इसका हमने आपको व्यापक बता ही दिया। ये जो समीकरण है इसमें जो यक्स है वो अज्ञात अर्थात चर है, और इसमें जो के है वह एक धनात्मक कोई स्थिरांक अर्थात अचर वैल्यू है, उसका मान है। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं और आपके लिए इस पे कुछ हमने सवाल लिया, जिससे अब आपको यहाँ से सवाल हो जाए। हम आपको बता दें वर्ग का क्षेत्रफल आप जानते ही होंगे। वर्ग का क्षेत्रफल जो हमारा होता है वो भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, और वर्ग के जो विकर्ण की लंबाई होती है वो होती है आपकी भुजा करणी में 2। ये आपके वर्ग की विकर्ण लंबाई होती है, और ये आपके वर्ग का क्षेत्रफल होता है। और वर्ग का परिमाप आप जानते ही हैं, वर्ग का परिमाप जो होता है वो आपका होता है 4 गुणे भुजा। तो 4 गुणे भुजा आपके वर्ग का परिमाप हो गया। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग का जो विकर्ण होता है वो भुजा करणी में 2 होता है, आप जानते भी होंगे। तो चलिए वर्ग समीकरण पर आधारित हमने कुछ आपको प्रश्न लिया है और उन प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, और क्वेश्चन में कहा है यदि एक्स स्क्वायर 16 के बराबर है, एक्स स्क्वायर बराबर 16 के बराबर है तो इस समीकरण को हल करो, अर्थात इसका हल क्या होगा। मतलब यहाँ पे आपने एक समीकरण देखा, आपने एक्स स्क्वायर बराबर 16 लिख दिया। अब इस समीकरण का हल क्या है तो आपको बता दें और आपको ध्यान भी रहें, किसी समीकरण का जो हल होता है वह उसमें जो प्रयुक्त किया गया चर उसके मान को जितना वैल्यू संतुष्ट कर दे वही उसका हल होता है। अर्थात यहाँ से आप देखेंगे तो इसको समीकरण को हल करने वाला आपको वैल्यू निकालना है, तो आपको वर्ग समीकरण दिया है, तो वर्ग समीकरण का हल करने का बहुत सिंपल तरीका होता है। तो आपको दिया है एक्स स्क्वायर बराबर 16 के है, क्लियर। अब आप क्या करेंगे, आप जानते हैं, अब यहाँ से आप जब यक्स का इस स्क्वायर को हटाएंगे, यहाँ देखो यक्स का 2 घात है, अब इस यक्स के 2 घात को जब आप हटाएंगे मतलब इसके पावर को हटाएंगे, अब आप इस पावर को अगर दाएं पक्ष में भेजेंगे तो तुरंत उसमें करणी आ जाती है, मतलब ये हो जाएगा 16, मतलब 16 जो है करणी में हो जाएगा। आपको याद रहे
जैसे एक्स स्क्वायर बराबर के है, एक्स स्क्वायर बराबर के है, तो जब आप एक्स बराबर निकालोगे तो ये आ जाएगा करणी में के, एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा करणी में के। और आप यहाँ पे जैसे इसे करणी बनाएंगे तो आप इसको प्लस और माइनस में लिखेंगे। तो x इक्वल टू अब क्या लिखेंगे, ये प्लस और माइनस तो लगा ही देंगे, आप प्लस और माइनस लिखेंगे। अब जो हमारा 16 है अर्थात 16 है, अब 16 का वर्गमूल आपको आता ही होगा। 16 ये करणी मतलब होता है स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल, और आप जानते हैं 16 अर्थात 16 का जो वर्गमूल होता है वो 4 होता है। आपने इसके पहले पढ़ा ही होगा कि किसी संख्या के वर्गमूल को हम लोग प्लस माइनस लिखते हैं, अर्थात यहाँ पे जो x का वैल्यू आया वो x बराबर +4 आया और x बराबर -4 आया। इसका क्या मतलब आपने समझा? इसका ये मतलब हुआ कि इस समीकरण को, मतलब ये आपको जो समीकरण दिया हुआ है x स्क्वायर बराबर 16, इसमें जो x का वैल्यू होगा अर्थात जो इसका हल होगा वो +4 भी होगा और -4 भी होगा। अर्थात यदि हम +4 या -4 रखें तो इस समीकरण को वो संतुष्ट करेगा और यही उसका हल हो जाएगा। तो आपका ये जो दिया गया समीकरण था, इसका जो हल आया वो हो गया आपका +4 और -4, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल है वाई स्क्वायर बराबर 16 के। वाई स्क्वायर जो है वो आपका 16 के बराबर दिया है। अब वाई स्क्वायर बराबर 16 दिया है, यहाँ से आप लिख जाइए वाई जो पावर 2 है अर्थात स्क्वायर है वो 16 के बराबर है। वाई स्क्वायर बराबर 64 हो गया। अभी हमने आपको बताया कि अगर एक्स स्क्वायर बराबर कुछ भी स्क्वायर हो, अगर वो किसी बराबर है, जैसे आप स्क्वायर हटाएंगे तुरंत वह संख्या करणी में आ जाती है। तो वैसे ये वाई स्क्वायर बराबर 64 है। अब जैसे ही आप इस स्क्वायर को इस हटाएंगे, आप यहाँ से 2 पावर को, अब इस पावर को लोगे तो उधर हो जाएगा आपका वर्गमूल आ जाएगा, ये 16 हो गया और प्लस और माइनस। तो y बराबर आप देखेंगे प्लस माइनस 64 का जो वर्गमूल होता है, 64 का वर्गमूल अर्थात 8 अठाई 64, 8 अठम 64 होता है, तो 8 आ जाएगा इसका वर्गमूल, मतलब y इक्वल टू प्लस और -8 हो गया। अब इसका क्या मतलब निकला कि इस समीकरण को, जो आपको समीकरण दिया है, मतलब इसमें y के वैल्यू +8 रखें या y के वैल्यू -8 रखें, ये दोनों मान ही इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे और यही आपके आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? समझ में आया? अब जैसे आपको एक्स स्क्वायर बराबर 49 दे दे और कहे एक्स मान बताओ, मतलब क्या होगा? तो एक्स स्क्वायर बराबर 49, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? कड़े 49। अब 49 का वर्गमूल आप जानते हैं +-7, आंसर आ गया आपका +-7। तो इस तरीके से वर्ग समीकरण दिया हो। आइए एक सवाल और रहा आपका एक्स स्क्वायर। देखिए इसमें क्या कहा है, एक्स स्क्वायर -81 बराबर 0 दिया है। अब आप इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर -81 बराबर 0 दिया है, तो आप यहाँ से एक्स स्क्वायर ये -81 को आप उधर भेज देंगे, ये +81 हो जाएगा। अब आप इस एक्स को हटाएंगे तो इसका वर्गमूल, जैसे स्क्वायर को हटाएंगे तो ये करणी में 81 आ जाएगा, और आप जानते हैं 81 का वर्गमूल +-9 हो गया, और यही आपके सवाल का आंसर है। मतलब एक्स स्क्वायर -81 बराबर 0 जो ये वर्ग समीकरण दिया है, इस वर्ग समीकरण का जो हल होगा वो +9 होगा और -9, अर्थात हम इस x में अगर +9 रखें तब भी हल होगा, -9 रखें तब भी हल होगा, अर्थात ये दिए हुए समीकरण का हमारा हल हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। आगे एक लास्ट सवाल आपका और रहा। इस सवाल में आपको कहा है यहाँ से कि 16x स्क्वायर बराबर 25, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, ध्यान देखते रहिएगा, एक्स स्क्वायर बराबर ये जो -25 अर्थात 25 है,
हम इस माइनस को दाएं पक्ष में पक्षांतर कर दें। तो आप जानते हो समीकरण का नियम होता है, किसी भी पद का जब पक्षांतर करते हैं तो उसके माइनस प्लस अर्थात उसका चिन्ह भी रूपांतरित अर्थात एक्सचेंज हो जाता है, बदल जाता है। तो ये -25 को जब दाएं पक्ष में भेजेंगे तो ये आपका +25 हो जाएगा। अब यहाँ से आप जब निकालेंगे एक्स स्क्वायर बराबर अब ये जानते हैं आप एक्स स्क्वायर ये जाएगा अब इसमें 25 में, तो 25 का बट्टा में चला जाएगा 16। अब 25 का बट्टा में 16 हो गया, तो जब आप x बराबर हटाएंगे तो 25 ये हो जाएगा रूट में जाएगा, तो 25 में बट्टा 16 हो जाएगा। अब आप जानते हैं 25 का वर्गमूल 5 और 16 का वर्गमूल 4 मतलब 5/4 प्लस और माइनस में, और यही आपके दिए हुए सवाल का आंसर होगा। अर्थात ये जो दिया है 16x² - 25 बराबर 0, इस समीकरण का जो हल होगा वो x बराबर +5/4 और x बराबर -5/4 मतलब इसके 2 हल हैं। अब आपके विचार में आना चाहिए, आपने देखा जितनी भी सवाल लगाया सभी के केवल 2 ही हल आ रहे हैं, ऐसा क्यों? तो क्योंकि वर्ग समीकरण का जो घात होता है वो 2 होता है, और इसके पहले वीडियो में हमने आपको बताया भी था कि जिस समीकरण के जितने घात होंगे उस समीकरण के उतने ही हल होंगे। क्लियर? आइए कुछ और नए सवाल की तरफ, कुछ अच्छे नए भी क्वेश्चन है इसमें हमने आपको लिया है। आपको एक क्वेश्चन कहा है, देखिए ध्यान से पढ़ लीजिए, हम क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। प्रश्न ये कह रहा है एक वर्ग है अर्थात आकृति वाला, उस वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो 64, एक वर्ग है उस वर्ग का जो क्षेत्रफल दिया है वो 64 मीटर स्क्वायर है। तो कह रहा है उसकी भुजा की लंबाई बताइए क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन, 3rd क्वालिटी का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब आप जानते हैं आप लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, और आप जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए। वर्ग का क्षेत्रफल अभी हमने आपको बताया है 10 मिनट पहले, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। अब इसमें देखो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा होता है, तो इसमें सवाल में देखो आपको दिया क्या है, पूछ क्या रहा है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 64 है, मतलब इसने क्या किया, ध्यान देखो 64 मतलब क्षेत्रफल आपको दे दिया है, अर्थात आप क्षेत्रफल 64 लिख जाएंगे और इक्वल टू भुजा स्क्वायर दिया है। अब आप भुजा को मान लीजिए ए था, x मान लीजिए, y मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपने भुजा को क्या माना, a मान लिया, तो a स्क्वायर हो जाएगा जो कि क्षेत्रफल स्क्वायर में है। अब अभी बताया ए स्क्वायर में इसको हटाएंगे आप, तो जैसे हटाएंगे तुरंत इधर आ जाएगा 64 में करंडी लग जाएगी और स्क्वायर उसका ख़त्म हो जाएगा, वो a आ जाएगा। अब 64 आ गया तो इसका वर्गमूल आप जानते हैं प्लस और माइनस 8 होता है, बराबर a हो गया। अर्थात हमारा यहाँ से आ गया इसका जो भुजा होगा a बराबर +8 भी होगा और -8 होगा। तो आपने क्या देखा कि इसके भुजा की लंबाई +8 भी आ रहा है और -8 आ रहा है, तो +8 तो हमारा जो आंसर आएगा अर्थात 8 ही होगा। ये -8 हमारा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो संतुष्ट तो करेंगे इसको, 8 भी संतुष्ट करेगा, -8 भी संतुष्ट करेगा, लेकिन आपको ध्यान रहे भुजा की लंबाई कभी माइनस अर्थात ऋणात्मक नहीं होता। तो जब भुजा का लंबाई ऋणात्मक नहीं होता इसलिए हम ऋणात्मक मान को नहीं लेंगे, केवल इसका मान लेंगे 8। अतः इसकी जो भुजा की लंबाई आ जाएगी वो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। एक सवाल कहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल, फिर इसमें दिया है सेम वही क्वेश्चन है, उसी पे आधारित प्रश्न दिया गया है। वर्ग का क्षेत्रफल है दिया गया 50 वर्ग मीटर, तो उसका कह रहा है भुजा की लंबाई बताओ। आप जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, मतलब मान लीजिए ए स्क्वायर, आपका भुजा ए है तो ए स्क्वायर हो गया, x होता तो x स्क्वायर। अब वर्ग का क्षेत्रफल 50 दिया है तो यहाँ से हो जाएगा a, यहाँ पे a क्या माना आपने, भुजा माना है। अब आप इस a को हटाएंगे तो ये आ जाएगा, करंडी लग जाएगी इसमें 50 में, बराबर उधर a बचेगा। अब आपको ध्यान रहे
50 का तो परफेक्ट वर्गमूल तो होगा नहीं, इसका पूर्ण रूप से ये वर्गमूल तो बनेगा नहीं वर्गमूल। तो क्या करेंगे हम लोग, ए बराबर यहाँ पे 50 का गुणनखंड कर दो, तो 5 25 25 दूना 50 आपका हो गया। आप जानते हैं जिसका पेयर बन जाता है, जोड़ा बन जाता है, वो कर्णिश बाहर आ जाता है। तो आपका जो संख्या 5 ही दिया था उसका गुणनखंड आ गया 5 × 5, और ये बाहर आ गया तो हो गया 5 करने में 2 और सेंटीमीटर। और यही आपके सवाल का आंसर रहा, और यही आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो प्लस और माइनस ये भी होगा, तो आपको बता दें ये भी प्लस माइनस में रहेगा तो, लेकिन आपको आंसर केवल प्लस में लिखा है क्योंकि भुजा की लंबाई किसी की ऋणात्मक नहीं होती है। आइए आगे सवाल के तरफ बढ़ते हैं, और अगला सवाल दिया है आपको, एक वर्ग की भुजा है, उसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर दिया। ध्यान समझना, आप जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर मतलब भुजा स्क्वायर होता है। ये ए यहाँ पे भुजा है, ए क्या है, ए आपका भुजा है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो यहाँ से आपने क्या किया, यहाँ से आपने इसको मान लिया, तो ए यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल। अब सवाल को देखिए, इसमें क्या दिया है, एक वर्ग की भुजा की लंबाई, मतलब इस सवाल में आपको भुजा की लंबाई दे दिया है। अब आपको वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप जानते हैं क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर, मतलब जो भुजा रहे इसका स्क्वायर काट दोगे 7 का स्क्वायर हो जाएगा, और 7 × 49 सेमी स्क्वायर या वर्ग सेमी कह सकते हो। और यही आपके सवाल का आंसर रहा। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और पूछा है, उसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल तो आपने बता दिया, लेकिन पूछ रहा है इसमें उसका विकर्ण भी बताओ, मतलब जो आपने भुजा लिया है उस वर्ग का विकर्ण बताओ। तो आप जानते हैं वर्ग का विकर्ण अभी बताया, भुजा करणी में 2, तो भुजा आपका आया है 7 और करणी में 2 सेंटीमीटर, और ये आपका आंसर आ गया 7 करणी में 2 सेमी। आगे बढ़ते हैं, और एक लास्ट क्वेश्चन है, कहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 121, एक वर्ग है इसका क्षेत्रफल दिया है 121, तो विकर्ण और भुजा की लंबाई बताना है। तो इसका देखो क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। अब आपने क्षेत्रफल तो दिया हुआ 121, अब भुजा स्क्वायर, तो आप जानते हैं वर्ग का विकर्ण बराबर होता है भुजा करणी में 2, और इसका जो लंबाई होता है वो हो जाएगा आपका, यहाँ से ए बराबर ए स्क्वायर बराबर, मतलब एक यहाँ पे क्या है, ए वर्ग की भुजा है और स्क्वायर है, चूँकि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। तो आप जैसे इस स्क्वायर को हटाएंगे तो तुरंत 121 आ जाएगा करणी में, और इधर ए हो गया। 121 का वर्गमूल आप जानते हैं प्लस माइनस 11, तो 11 तो आ गया, लेकिन आप जानते हैं भुजा की लंबाई कभी माइनस में नहीं होता, इसलिए केवल भुजा की लंबाई हम लोग 11 सेंटीमीटर प्लस में लिखेंगे। और वर्ग का विकर्ण, अब वर्ग का विकर्ण क्या होता है, भुजा करणी में 2, वर्ग का विकर्ण भुजा करणी में 2 होता है। तो भुजा आपका आ गया 11 और करणी में 2, यही आपके सवाल का आंसर रहा। और तो इस तरीके से आज हमें आशा है कि आज को आपको वीडियो अच्छा लगी होगी, आपको सीखने को कुछ मिला होगा। थोड़ा सा सवाल बहुत कठिन आज हमने नहीं लिया था, चूँकि अभी लेवल है। अच्छे क्वेश्चन भी करवाएंगे आपसे, कठिन भी क्वेश्चन करवाएंगे, सरल भी, और आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से भी आपको करवाएंगे। आप लोग मेहनत करते रहिएगा। तो चलिए आज वीडियो समाप्त होता है, और अगली वीडियो हम लोग कुछ क्वेश्चन और ax² + bx + c के रूप के समीकरण को लेकर आएंगे। तब तक आप सभी लोग तैयारी करते रहिए, और आप सभी को बहुत धन्यवाद।